जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं मई जून 2018 वेरिएंट 42, इसको सॉल्व कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर, चलना यार, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 देखें बेटा। हाँ जी, ग्रेविटेशनल फील्ड में बी रिप्रेजेंटेड बाय फील्ड लाइंस। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय लाइन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन का क्या मतलब होता है बेटा? ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन क्या होती है? द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द यूनिट मास, ऑन द टेस्ट मास। तो ये बता दें कि ये जो फील्ड लाइन होती है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द टेस्ट मास और यूनिट मास, दोनों कह सकते हैं। इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द यूनिट मास, क्योंकि टेंजेंट टू द फील्ड लाइन होता है ना फोर्स की डायरेक्शन। बाय रेफरेंस टू द लाइन ऑफ by reference to lines of gravitational force near to the surface of earth, explain why the gravitational field strength G closer to earth is approximately constant। हाँ जी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्लोजर टू अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट। बेटा देखो, ये अर्थ है ना, ये अर्थ है। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन यूँ होती हैं रेडियली इनवर्ड्स, ऑब्वियसली ये डाइवर्ज कर रही हैं। लेकिन अगर आप अर्थ का साइज बहुत बड़ा कर लें, अच्छा इसको और बनाता हूँ लाइन्स। अच्छा, अगर मैं इतने एरिया की बात करूँ, बहुत थोड़े से, इतनी हाइट की बात करूँ, इतनी हाइट की बात करूँ, वैसे तो फील्ड लाइन डाइवर्ज कर रही है ना, लेकिन आप देखें अगर आप बहुत कम डिस्टेंस की बात करेंगे ना, अर्थ का रेडियस तो बहुत ज़्यादा है ना, अर्थ का रेडियस तो बहुत ज़्यादा है। ये हाइट जो होगी ना, ये हाइट इज़ वेरी मच स्मॉलर देन रेडियस ऑफ अर्थ, वेरी मच स्मॉलर देन रेडियस ऑफ अर्थ। तो जब ये हाइट बहुत कम होगी तो इधर तक ये फील्ड लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी। द फील्ड लाइन पैरेलल का मतलब होता है यूनिफॉर्म फील्ड, और यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब होता है कांस्टेंट, कि इतनी हाइट तक जाने में जी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, क्योंकि ये हाइट बहुत कम है। तो पहले तो ये बताएं कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन ड्रॉ करके बता दें कि बताएं कि क्या होती है रेडियली इनवर्ड्स। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस क्या होती हैं? दे आर रेडियली इनवर्ड्स। फिर आप बताएं, नियर टू द सर्फेस ऑफ अर्थ मीन्स एच इज मच स्मॉलर देन रेडियस ऑफ अर्थ, हैज वेरी लार्ज रेडियस। अर्थ रेडियस इज वेरी लार्ज, इज वेरी लार्ज। फिर ये जो हाइट है ना, ये हाइट इज मच स्मॉलर देन रेडियस ऑफ अर्थ, देयरफॉर फील्ड लाइंस आर नियरली पैरेलल। फील्ड लाइंस आर नियरली पैरेलल, सही नहीं लिखा जा रहा, पता नहीं क्यों। फील्ड लाइंस आर नियरली पैरेलल, इसका मतलब है द फील्ड इज यूनिफॉर्म, द फोर्स इज कांस्टेंट एवरीवेयर। इतनी हाइट तक जाने में जी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इसीलिए चेंज नहीं होती कि फील्ड लाइंस पैरेलल है। ठीक है जी, आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट, द मून में बी कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.4 इंटू 10 पावर 3 किलोमीटर्स एंड द मास 7.4 इंटू 10 पावर 22 किलोग्राम्स। कैलकुलेटर कहाँ है? ओके, मास भी गिवन है आपको और रेडियस भी गिवन है, डायमीटर भी गिवन है। The moon has no atmosphere. During a collision of moon with a meteorite, a rock thrown vertically upward from the surface of moon with a speed of 2.8 km per second. Assuming moon is isolated in space, determine whether the rock will travel out into the distant space or return. हमने चेक करना है क्या वो जो रॉक है वो escape कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी। ड्रॉ करके देखते हैं। ये मून है, हमें इसका डायमीटर गिवन है, कितना है जी? 3.4 इंटू 10 पावर, किलोमीटर में है ना, मैं इसको मीटर में ले रहा हूँ। 3.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर्स। तो रेडियस कितना होगा? इसका आधा होगा ना रेडियस, ये तो डायमीटर है ना, तो रेडियस कितना होगा? रेडियस 1.7 इंटू 10 पावर 6 मीटर, इसका आधा। यहाँ से आपने किसी चीज़ को ऊपर थ्रो करना है कि वो इन्फिनिटी तक पहुँच जाए, इन्फिनिटी तक पहुँच जाए। हाँ जी, ड्यूरिंग a collision of meteorite with the moon, a rock is thrown vertically upward, यहाँ से रॉकेट अपवर्ड जाती है,
इतनी स्पीड के साथ, आपको स्पीड गिवन है यहाँ पे कितनी है 2.8 किलोमीटर है ना, मीटर में चेंज कर दो, इंटू 10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है. Assuming that the moon is isolated in space, determine whether the rock will travel out of the distant space or return to the moon. अच्छा बेटा, इसको क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं. हम या तो यहाँ पे एस्केप स्पीड निकाल लेना कि एस्केप स्पीड कितनी है. एस्केप स्पीड क्या होती है? मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू थ्रो एन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द फील्ड. फील्ड से आउट थ्रो करने की जो मिनिमम स्पीड चाहिए उसको बोलते हैं एस्केप स्पीड. हम एस्केप स्पीड कैलकुलेट कर लें और देखें क्या एस्केप स्पीड जो है वो इससे कम आएगी या इससे ज़्यादा आएगी. अगर तो एस्केप स्पीड इस स्पीड से कम है तो ऑब्वियसली ये तो ज़्यादा स्पीड है तो बाहर चला जाएगा, और अगर एस्केप स्पीड इस स्पीड से ज़्यादा है तो ये वापस आ जाएगा. एक ये तरीका है. दूसरा ये तरीका है कि हम चेक करें कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है. अगर तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है ना बेटा. अगर किसी चीज़ की टोटल एनर्जी इज ग्रेटर देन जीरो तो उसका मतलब ये होता है कि वो बॉन्डेड सिस्टम नहीं है, वो एस्केप कर जाएगा. टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं? टोटल एनर्जी निकालते हैं काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. अब ये टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए. अब ये तो पॉजिटिव होती है और ये क्या होती है? ये नेगेटिव होती है. तो अगर मैं चाहता हूँ मेरा आंसर पॉजिटिव आए होगा तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस होता है. साइन किसका आता है? बड़ी वाली का. अगर तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीपी की वैल्यू से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ? टोटल एनर्जी पॉजिटिव आएगी, एस्केप कर जाएगा. और अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीपी से कम है, जीपी से कम है तो टोटल एनर्जी नेगेटिव आएगी. इसका मतलब बॉन्डेड सिस्टम में एस्केप नहीं कर पाएगा. तो उसकी दो अप्रोचेज हैं. हम एस्केप स्पीड निकाल के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, उसको इससे कंपेयर कर लें, या इसकी निकाल लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. अगर तो काइनेटिक एनर्जी की मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव वाली मैग्नीट्यूड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है तो इट विल एस्केप. ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं. काइनेटिक एनर्जी निकालता हूँ. इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv². मैथ्स गिवन है आपको? ओके, मैथ्स तो गिवन ही नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट तो नहीं लगेगा. तो हमें एस्केप स्पीड निकाल, भाई काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv². अच्छा, इन टर्म्स ऑफ मैथ्स भी निकाल सकते हैं. काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², तो हाफ इंटू मैस इंटू स्पीड कितनी है? 2.8 इंटू 10 पावर 3 का स्क्वायर. इन टर्म्स ऑफ m इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी. कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, लेके आता हूँ मैं. अच्छा, फिर जीपी निकालेंगे. इसकी जीपी का फॉर्मूला क्या है? माइनस जी एम एम ओवर आर. अच्छा, जी भी है, मैस ऑफ मून भी है, मैस ऑफ ऑब्जेक्ट तो नहीं, इन टर्म्स ऑफ एम आ जाएगा, और आर भी है. ये वैल्यूज देखिए, ये दोनों निकालेंगे. तो अगर तो मेरा ये आंसर बड़ा आ जाएगा, मतलब ये आता है -20, सपोज ये -20 आता है और ये 40 आ जाता है, ये बड़ा मैग्नीट्यूड, नेगेटिव को इग्नोर करके देखें. तो अगर तो ये काइनेटिक एनर्जी बड़ी आ जाती है तो एस्केप कर जाएगी. मुझे कैलकुलेटर लेके आना है, 1 मिनट ज़रा. जी बेटा, कैलकुलेटर आ गया. काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ रहा है 3.9 इंटू 10 पावर 6 m. 3.9 इंटू 10 पावर 6 m. 3.9 इंटू 10 पावर 6 m. इन टर्म्स ऑफ m आंसर आ रहा है, मैथ्स तो गिवन नहीं है. अब जीपी का आंसर निकालते हैं. जी की वैल्यू डालें 6.67 इंटू 10 पावर -11. मैथ्स गिवन है आपको, मैस ऑफ मून. मैस ऑफ मून कितने? 7.4 इंटू 10 पावर 22. m को m ही रहने दें और रेडियस की वैल्यू डालें. और जीपी का आंसर मैं चेक करता हूँ क्या आंसर आ रहा है सब वैल्यूज डालने के बाद. जीपी का आंसर आ रहा है 2.9 इंटू 10 पावर 6 m माइनस 2.9 इंटू 10 पावर 6 m. ओके, अब आप देखें काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव को अगर आप इग्नोर कर दें तो काइनेटिक एनर्जी का आंसर जो आ रहा है बेटा वो बड़ा आ रहा है, 3.9 है और ये 2.9 है. मतलब अगर आप इन दोनों को जमा करोगे तो टोटल एनर्जी पॉजिटिव आ जाएगी. ये बॉन्डेड सिस्टम नहीं है तो येस इट विल एस्केप. क्या लिखेंगे? येस इट विल एस्केप. ये वापस नहीं आएंगे, ये जो स्टोन गया है ये वापस नहीं आएगा. एक अप्रोच तो ये है कि हम क्या करें, दो काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकाली वो आ गई 3.9 इंटू 10 पावर 6 m. पोटेंशियल एनर्जी निकाली वो आ रही है, फार्मूला यूज़ किया -2.9 इंटू 10 पावर 6. इन दोनों को जमा करते हैं तो आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है. टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. इन दोनों को प्लस करें तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है.
जब किसी चीज़ की टोटल एनर्जी पॉजिटिव होती है तो उसका मतलब ये होता है कि बॉन्डेड सिस्टम में नहीं है, वो एस्केप कर जाएगा। एक अप्रोच ये है। सेकेंड अप्रोच क्या है? सेकेंड अप्रोच ये है कि हम एस्केप स्पीड निकाल लेते हैं। ये मून यहाँ से इन्फिनिटी तक जाना है, मुझे एस्केप स्पीड निकालनी है, वी एस्केप स्पीड निकालनी है। तो क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगा एनर्जी कन्वर्जन। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ mv²। यहाँ पे जीपी कितनी है? माइनस GM/m/r। ठीक है, यहाँ पे चलिए सपोज रुक जाएगा, इतनी एस्केप स्पीड होती है वो मिनिमम स्पीड जिससे बॉडी इन्फिनिटी तक पहुँच जाए। जब यहाँ पे पहुँचेगा तो रुक जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। काइनेटिक एनर्जी होगी 0। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जब फील्ड से बाहर आ जाएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी? 0। एनर्जी कन्वर्जन लगाएं, लॉस इन काइनेटिक इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल। लॉस इन काइनेटिक इज इक्वल टू गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv²। सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 माइनस GM/r। लॉस और गेन में पता है ना आपको क्या करते हैं? बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। मैं लिख के देता हूँ पूरी। लॉस और गेन में क्या करते हैं? बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। तो बड़ी वैल्यू हाफ mv² माइनस 0, ये बड़ी है ये छोटी है। और जीपी में ये बड़ी है, 0 बड़ा है माइनस छोटा है, माइनस GM/r। तो ये हो जाएगा हाफ mv² इज इक्वल टू GM/r। ये कैंसिल हो गया, मैथ्स। एस्केप स्पीड का आंसर निकालते हैं, v² इज इक्वल टू 2GM/r। तो वैल्यूज डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, अंडर रूट हो जाएगा, फिर ये स्क्वायर उधर खत्म, स्क्वायर उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 × 6.67 × 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ मून कितना है? 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम्स ओवर रेडियस कितना है? रेडियस कितना था? ये डायमीटर था ना 3.4, ये हो जाएगा 1.7, आधा। 1.7 × 10⁻6 करने के बाद इसका स्क्वायर रूट। अब मैं इसकी स्पीड कैलकुलेट कर रहा हूँ, लेट मी चेक। टू 2.4 × 10⁻3 एस्केप स्पीड आ रही है 2.4 × 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। ये एस्केप स्पीड है। और हम कितनी स्पीड से फेंक रहे हैं? इतनी स्पीड से। ये कितनी बन रही है पता है आपको? 2.8 × 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। हम ज़्यादा स्पीड से थ्रो कर रहे हैं, एस्केप स्पीड से कम है, ये ज़्यादा स्पीड से जा रहा है, तो इट विल एस्केप फ्रॉम द सरफेस। ये आप बता देंगे, ये सरफेस से एस्केप कर जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटा पढ़ें क्वेश्चन को, क्या कहता है? हाँ जी, use assumption of kinetic theory of gases to explain why the potential energy of the molecule of the ideal gas is 0. आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी क्यों 0 होती है बेटा? देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। पोटेंशियल एनर्जी वहां पर होती है जहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। पता है आपको? द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय 3/2 kT, वेयर m इज द मास। स्टेट द मीनिंग ऑफ दिस। ये क्या होता है? मीन स्क्वायर स्पीड। इट इज मीन स्क्वायर स्पीड। और ये क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। पता है तुम लोगों को? अच्छा, आगे क्या कहते हैं? A cylinder of constant volume this much, constant volume है सिलेंडर का, contains ideal gas at a pressure this much and temperature, pressure भी given है, temperature भी given है, volume भी given है। The gas is heated, the thermal energy transferred is this much, गैस को heat up किया, the final temperature and pressure are this। Calculate the number of molecules in the cylinder। इसमें number of molecules निकालने हैं, number of molecules निकालने हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है? एक तो होता है ना PV = nRT। तो इसमें ये होता है कि पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, फिर आप क्या करें, उससे एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूल्स निकाल लें। या दूसरा एक और फॉर्मूला भी होता है, PV = nKT। पता है ना आपको? तो ये लगा दें डायरेक्टली, PV = nKT। P भी है, V भी है, तो N आ जाएगा,
एन किसके इक्वल हो जाएगा, पी वी ओवर के टी, वैल्यूज डाल रहा हूँ मैं, पी कितना है, पी कितना है 2.6 इंटू 10 पावर 5, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 4.7 इंटू 10 पावर 4 सी एम क्यूब है, 4.7 इंटू 10 पावर 4 इंटू सी एम क्यूब है ना, 10 पावर -6 मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए, ये -6 आ जाएगा, मीटर क्यूब में चेंज करना है बेटा, 1 मीटर क्यूब में 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, और के कितना होता है 1.38 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, डाटा शीट में गिवन है, इंटू 10 पावर -23, और टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 173 सेल्सियस से केल्विन में चाहिए, तो इसमें 273 ऐड कर दें, प्लस 273 कितना हो जाएगा 6 और 14 और 1 2 3 4 446 केल्विन। इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर निकालता हूँ, इसका आंसर आ रहा है बेटा 2 इंटू 10 पावर 24, 2 इंटू 10 पावर 24, 2 इंटू 10 पावर 24 मॉलिक्यूल्स आने, 2.0 करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर का ख्याल रखेंगे, ठीक है। पी वी इक्वल एन के टी लगा दिया और सारी वैल्यूज़ हैं, सॉल्व कर लिया, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है इसमें, ईजी है। अच्छा भी अगला पार्ट, इसकी वैल्यू याद रखिएगा, the increase in average kinetic energy of molecules during heating process, the increase in average kinetic energy molecules, increase in average kinetic energy, क्या होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kT, हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ये भी तो कह सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, है ना कि नहीं। दो अप्रोचेज हैं, द इंक्रीज इन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ड्यूरिंग हीटिंग प्रोसेस, ओके, इंक्रीज जॉल्स में बताना है। पहले क्या गिवन था आपको, ओके एक मिनट इसको उठाओ, हाँ जी क्या कह रहा था, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ दोबारा। ओके, द सिलेंडर कंटेन दिस मच एट टेम्परेचर दिस मच, आपने मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, द गैस इज हीटेड, द थर्मल एनर्जी ट्रांसफर्ड इज दिस मच, जितनी थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र की है भाई, जितनी एनर्जी ट्रांसफ़र की है उतनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना, जितनी थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र की है इतनी थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र की है, लेकिन ये तो सबको मिलेगी ना, एवरेज आपने निकालना है, तो उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मेरे ख्याल से डिवाइड कर देंगे। देखो बेटा, इस पे आप एनर्जी ऐड कर रहे हो, इस पे आप एनर्जी ऐड कर रहे हो, तो ये आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालनी है आपने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं हमारे पास 2.0 इंटू 10 पावर 24, 2.0 इंटू 10 पावर 24 मॉलिक्यूल्स आए हैं ना, तो वो पूछ रहा है एवरेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, एवरेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, जितनी एनर्जी ऐड की है वो तो टोटल इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है, आपने एवरेज निकालनी है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे। हाँ जी, तो हम इस तरह कर रहे हैं, इंक्रीज इन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एवरेज कैसे निकालेंगे, एनर्जी ट्रांसफर्ड, एनर्जी ट्रांसफर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 2900 डिवाइड बाय 2.0 इंटू 10 पावर 24, सॉल्व करेंगे तो बेटा आंसर आ जाएगा। को सॉल्व कर रहे हैं, 1.5 इंटू 10 पावर -21, 1.5 इंटू 10 पावर -21 जॉल एवरेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आया। Use your answer in part 2 to determine the final temperature in Kelvin of the cylinder, final temperature. Okay. Increase in kinetic energy आ गया तो increase in temperature उसके proportional है ना, increase in kinetic energy को use करेंगे तो increase in temperature आ जाएगा। Use your answer to, और initial temperature में increase को add कर देंगे, क्या ख्याल है, करें इसको।
जी हमें पता है ये फार्मूला यूज़ करते हैं ना, ये वाला। तो चेंज इन एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 k इंटू डेल्टा टी। ये इंक्रीज यूज़ करेंगे तो भी इंक्रीज आ जाएगा। ये कितना है 1.5 इंटू 10 पावर -21, ये हो जाएगा 1.5, 3/2 1.5 होता है ना यार। और ये कितना हो जाएगा 1.38 इंटू 10 पावर -23 इंटू डेल्टा टी। ये आ जाएगा इंक्रीज इन टेम्परेचर। फिर इसको इनिशियल टेम्परेचर में ऐड कर देंगे तो फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर आ रहा है ऑलमोस्ट 71। इंक्रीज इन टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट 71। तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? फाइनल टेम्परेचर इनिशियल कितना था 446 केल्विन था ना, इसमें ये ऐड कर दें 71, तो कितना हो जाएगा 7 और 7 और 4 11 और 5 ऑलमोस्ट 517, ऑलमोस्ट 517 हो जाएगा। इसको 520 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट अच्छा कहते हैं ड्यूरिंग मेल्टिंग अ सॉलिड बिकम्स लिक्विड विद अ लिटिल और नो चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। यूज काइनेटिक थ्योरी टू एक्सप्लेन व्हाई ड्यूरिंग मेल्टिंग प्रोसेस थर्मल एनर्जी इज रिक्वायर्ड ऑल्दो देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा, तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज हो रही है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो ब्रेक हो रही है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर रिलेटेड विद व्हाट? दे आर रिलेटेड विद प्रेशर, दे आर रिलेटेड विद पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी। So, why energy is required? Temperature is constant, so no change in kinetic energy. Temperature is constant, so change in kinetic energy is 0 as इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीकन। पूरा लिखेगा आप, IMF आप पूरा लिखेगा, आर वीकन्स, ब्रैकेट में लिख लो बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड्स आर ब्रोकन as bond breaking is endothermic, as bond breaking is endothermic and potential energy of molecule increases molecules increases when solid turn into liquid. तो क्या चाहिए? तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मस्ट बी प्रोवाइडेड। सारी बातें करेंगे तो मार्क्स आ जाएंगे। दोबारा देख लें इसको। हाँ जी, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बॉन्ड तो ब्रेक हो रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी तो मॉलिक्यूल बढ़ रही है। ड्यूरिंग मेल्टिंग द सॉलिड बिकम्स लिक्विड विद लिटिल और नो चेंज इन वॉल्यूम। यूज काइनेटिक थ्योरी टू एक्सप्लेन व्हाई ड्यूरिंग मेल्टिंग थर्मल एनर्जी इज रिक्वायर्ड ऑल्दो देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। तो थर्मल एनर्जी कम चाहिए ना इसको, थर्मल एनर्जी कम चाहिए। पता है बॉइलिंग में ज़्यादा चाहिए होती है, वॉल्यूम भी बढ़ा होता है ना, तो वर्क डन अगेंस्ट एटमॉस्फेयर भी करना होता है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट से तो इजी था।
An aluminum can of mass 160 grams and a mass of 360 gram of warm water at a temperature 38 as illustrated. Aluminum can है, warm water है और ice है. A mass of 48 gram at minus 18 degrees Celsius is taken from a freezer and put into the water. The ice melts and final temperature of the can and contents is 23 degrees Celsius. Data for the specific heat capacity of aluminium are shown. ठीक है, data given है. क्या कह रहा है? ये सब गिवन है. जॉल्स पर ग्राम पर केल्विन. अच्छा, ग्राम में लेना है आपने, मैथ्स को ग्राम में लेना है क्योंकि ग्राम में गिवन है. Assuming no heat exchange, show that the loss in thermal energy of the can and the warm water is 2.3 into 10 power 4 joules. Loss in thermal energy of can and warm water. Okay. इनका इनिशियल टेम्परेचर कितना था? T1 was 38 डिग्री सेल्सियस. T2 कितना हो जाता है? 23 डिग्री सेल्सियस. ओके, चेंज इन टेम्परेचर कितना है? कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है? 15 डिग्री या केल्विन, माइनस करेंगे तो ही होगा. 15 केल्विन का चेंज आ रहा है. ओके, और वाटर भी हीट लूज कर रहा है और कंटेनर भी हीट लूज कर रहा है. उन्होंने ये नहीं कहा कि नो हीट लॉस टू द सराउंडिंग एंड कंटेनर. हम दोनों की बात करेंगे, कंटेनर की भी बात करेंगे क्योंकि दोनों का डाटा गिवन है आपको. ठीक है, तो हीट लॉस्ट, टोटल हीट लॉस्ट इज इक्वल टू टोटल हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय हीट लॉस्ट by water plus heat lost by container. Heat lost by can. हाँ जी, वाटर का डेटा mc डेल्टा टी. mc डेल्टा टी वाटर के लिए लगेगा प्लस mc डेल्टा टी कैन के लिए लगेगा. ठीक है, डेटा आपके सामने है. मैथ ग्राम में रहने दें. कितना है जी वाटर का मैथ कितना है? एन एल्यूमिनियम ऑफ मैथ दिस मच कंटेन द मैथ ऑफ दिस मच वार्म वाटर 330 ग्राम्स. 330. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है? 4.18. चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 15 प्लस मैथ ऑफ 160 ग्राम्स. कैन का मैथ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है? 0.910. चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 15. इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो आंसर आ रहा है 2.3 इंटू 10 पावर 4 जॉल्स. 2.3 इंटू 10 पावर 4 जॉल्स. ठीक है, आंसर आ रहा है 2.3 इंटू 10 पावर 4 जॉल्स. इतनी हीट विड्रॉ हो रही है इन दोनों से. अच्छा, नेक्स्ट क्या कहते हैं? 2.3 इंटू 10 पावर 4 को याद रखिएगा. यूज द इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस. अच्छा, अगर हम इनका हीटिंग कूलिंग कर्व बनाए ना तो ऐसा बनेगा. यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे टाइम. वाटर और कैन 38 से 23 पे आ रहे हैं कम होते होते. किसका है? वाटर प्लस कैन. और आइस क्या कर रही है? यहाँ से पहले इधर आएगी, फिर यूँ होगी, फिर यूँ होगी. 3 स्टेजेस में हीट एब्जॉर्ब करेगी. आइस 3 स्टेजेस में हीट एब्जॉर्ब करेगी. आइस का डाटा गिवन है, देखते हैं. 48 ग्राम्स माइनस 18 डिग्री सेल्सियस पे. 48 ग्राम माइनस 18 डिग्री सेल्सियस. 48 ग्राम माइनस 18 डिग्री सेल्सियस. ओके, माइनस 18, ये 0 डिग्री है और ये 23 है. 23 लिखा हुआ है. और कितने ग्राम था? 48 ग्राम्स था. 48 ग्राम्स. अच्छा, आपको पता नहीं जो ऊपर से नीचे आ रहा होता है ये होता है हीट लॉस्ट और ये होता है हीट गेन्ड. हीट लॉस्ट है, QL कह देते हैं, और हीट गेन Q1
Q2 Q3. Heat lost is equal to heat gain. Q1 plus Q2 plus Q3 is equal to Q loss. Q1 आइस का डेटा MC डेल्टा T, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्या लगेगा? मैस कितना है? 48. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस की कितनी है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस की कितनी है? 2.1. आइस की 2.1 बेटा. 2.1. चेंज इन टेम्परेचर कितना है? -18 से 0, 18 का चेंज आ रहा है. प्लस यहाँ पे क्या लगेगा? Q2 में ml 48 इंटू लेटेंट हीट ml प्लस Q3 यहाँ पे MC डेल्टा T लगेगा. MC डेल्टा T आइस मैथ कितना था इसका? 48, लेकिन अब वो पानी बन चुकी है, उसकी हीट कैपेसिटी पानी वाली 4.18. चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 23 - 0, 23 इज इक्वल टू QL. ये कितना था? 2.4 इंटू 10³ था मेरे ख्याल से. ये चेक करने दो मुझे. 2.3 इंटू 10⁴, सॉरी, ये 2.3 है. ठीक है, देख लें आप लोग. इसको सॉल्व करते हैं बेटा. ये आंसर आ रहा है 350 जॉल्स पर ग्राम्स. द आंसर इज 350 जॉल्स पर ग्राम. ठीक है, ओके बेटा, हो गया क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तो आसान था. इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमने क्लासरूम में किए हुए हैं. हाँ जी, ऑसिलेशन से रिलेटेड है. स्टेट 2 कंडीशन नेसेसरी फॉर अ मास अंडरगोइंग SHM. SHM होने के लिए क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट. एक्सेलरेशन शुड बी opposite to displacement towards the fixed point. Towards the fixed point. ठीक है जी, आता है आप लोगों को. ये पढ़े जरा क्वेश्चन. हाँ जी बेटा, पढ़ें जरा इसको एक बार. A trolley of mass 950 grams is held on a horizontal surface by the means of 2 springs attached to a fixed point P and Q as shown. ठीक है जनाब, ये ट्रॉली है, ये P है, ये Q है और ये इसका मास के वन है. The springs having spring constant 230 Newton per meter are always extended. Okay, always extended. इसका मास के वन है 950 ग्राम. यहाँ लिख देता हूँ, ये always extended है. The trolley is displaced along the line of the spring and released. The variation with time t of the displacement is shown. ये displacement time graph given है ट्रॉली का. Okay, पूछ क्या रहा है? State and explain whether the oscillations are heavy damped, critically damped or lightly damped. Heavy damped? No, heavy damped नहीं है. Amplitude आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है. देखो, कम हो रहा है amplitude. Amplitude is decreasing slowly. तो इट इज़ लाइटली डैम्प्ड. इट इज़ लाइटली डैम्प्ड. ठीक है, इट इज़ लाइटली डैम्प्ड. उसके बाद सजेस्ट द कॉज ऑफ डैम्पिंग. कॉज ऑफ डैम्पिंग क्या हो सकती है? फ्रिक्शनल फोर्सेस, एयर रेजिस्टेंस, अपोजिंग फोर्सेस हो सकती हैं. ठीक है ना. एनर्जी लॉसेस हो रहे हैं. डैम्पिंग की रीज़न क्या होती है? डैम्पिंग होती है अपोजिंग फोर्सेस की वजह से. उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कम होती रहती है. तो आप बोलेंगे द मैकेनिकल एनर्जी इज डिक्रीजिंग, द टोटल एनर्जी इज डिक्रीजिंग ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस एट व्हील्स, ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, दोनों कह सकते हैं आप. ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है जनाब? ये तो आसान पार्ट था. द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली मे बी अज्यूम टू एन एक्सप्रेशन. कैलकुलेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉली. आपको एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन गिवन है. हमें पता है ये किसके इक्वल होता है? आमतौर पे ये होता है -ω²x. तो ये a की जगह a है, x की जगह x है, ω² की जगह पे k/m है. तो इसका मतलब हुआ ω² इज इक्वल टू 2k/m. यहाँ से ओमेगा निकालेंगे. 2 k की वैल्यू गिवन थी हमें. k की वैल्यू चेक करने दो.
k की वैल्यू कितनी थी 230 और मैस है 950, 230 और मैस 950 है तो kg में चेंज करेंगे 95 और ये ओमेगा है ना स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं जनाब। 22 रेडियन पर सेकेंड, 22 रेडियन पर सेकेंड। डिटरमिन द टाइम t1, t1 टाइम कौन सा वाला है? t1 टाइम में कितने होंगे? 1 टाइम पीरियड, 1.5 टाइम पीरियड। देखो ना, यहां से लेके यहां तक 1 टाइम पीरियड है ना, और यहां तक 1.5 टाइम पीरियड्स हैं। t1 1.5 टाइम पीरियड्स हैं। तो मुझे क्या करना है, पहले टाइम पीरियड निकालना है, फिर उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है, फिर इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओ सॉरी, ओके, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है 2 पाई ओवर ओमेगा। ओमेगा होता है 2 पाई ओवर टी, देखा 2 पाई ओवर 22 पाई ओवर 11, ये आ जाएगा ये। तो t1 किसके इक्वल है? 1.5 टाइम पीरियड्स। 1.5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा 0.43, 0.43 आंसर है। इजी था बिल्कुल। आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट बेटा। हाँ जी, पढ़े। In a radio communication, the bandwidth of FM is greater than the bandwidth of AM. State what is meant by bandwidth. Bandwidth क्या होती है? The range of frequency, वो इसमें the range of frequency that a wave carries, a signal carries. It is a range of frequencies. One advantage and one disadvantage of greater bandwidth. Okay, advantage क्या है? High frequency data can be sent, quality music can be sent, more data can be sent. और उसका disadvantage क्या है? Less number of radio stations, less number of radio stations. हाँ जी, अच्छा उसके बाद क्या है जी? ये हो गया। नेक्स्ट, A carrier wave has a frequency this much. Carrier wave की frequency given है और उसका amplitude भी given है. The carrier wave has frequency modulated by a signal of frequency this much. Signal की frequency इतनी है और signal का amplitude इतना है. Okay. The frequency deviation is this much. मैं draw कर रहा हूँ. Carrier draw कर रहा हूँ. ये carrier है जनाब. Carrier, 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 carrier. Carrier का voltage time. कैरियर की ये 5 और अब मैं सिग्नल ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं सिग्नल। सिग्नल ऐसे है और उसकी पीक वैल्यू क्या है? 3। ये सिग्नल है, ये कैरियर है। अ कैरियर वेव इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड बाय सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज एंड एम्पलीट्यूड दिस। इसका 10 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और एम्पलीट्यूड में, और इसकी 650 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडियो सिग्नल। अच्छा, डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड कैरियर, मेजर्ड एम्पलीट्यूड। डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी, डिटरमिन फॉर द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। जो एफएम वाली वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? आपको पता है ना, एफएम में एम्पलीट्यूड तो चेंज ही नहीं करते, हम तो फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। तो उसका 5 था तो 5 ही रहेगा, 5। द मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसीज। ओके, आपको कितना? 8 किलो हर्ट्ज पर वोल्ट। 1 वोल्ट को सेंड करने के लिए 8000 फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा। आपने 3 सेंड करना है, 3, तो 3 × 8 24 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। 650 में ऐड कर दें। और ये माइनस भेजने के लिए ना, -3 भेजने के लिए 24 माइनस करनी पड़ेगी। 650 - 24,
तो कितना हो जाएगा 6 to 6। तो मिनिमम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 674 किलो हर्ट्ज और मिनिमम कितनी होगी 626 किलो हर्ट्ज। आपको पता है ना फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हमें क्या करना होता है, हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज करना होता है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज ऑफ द सिग्नल। जैसे जैसे इसकी वोल्टेज बढ़ती जाएगी हमने सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहना है। तो 3 वोल्ट को सेंड करने के लिए आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 वोल्ट के लिए 8000 इंक्रीज करनी है, तो 3 के लिए 24000 इंक्रीज करनी है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा बेटा, नेक्स्ट पार्ट, द मिनिमम टाइम बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसीज। देखो मैक्सिमम ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी ये है ना, फॉर एग्जांपल, गलत बना रहे, सॉरी, और ये मिनिमम है, फिर दोबारा मैक्सिमम। ये तो होता है ना वन टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल, और ये क्या होता है हाफ द टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल। तो टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल निकालना है। टाइम पीरियड क्या होगा 1 ओवर ऑडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 1 ओवर 10 किलो हर्ट्ज, ये कितना आ जाएगा 10 पावर -4 सेकेंड्स। अब हाफ द टाइम पीरियड किसके इक्वल होगा, यहां से लेके यहां तक हाफ द टाइम पीरियड निकालना है। मैक्सिमम होती है, फिर दोबारा मैक्सिमम होती है जिस रेट पे ऑडियो सिग्नल वेरी कर रहा होता है, मुझे उसका हाफ निकालना है। तो ये हो जाएगी 0.5 इंटू 10 पावर 4 सेकेंड्स -4, या 5 इंटू 10 पावर -5 सेकेंड्स। ठीक है, जी बेटा, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके 3 मार्क्स दिए हैं जनाब। कैपेसिटेंस होता है चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच प्लेट पर यूनिट वोल्ट। ठीक, इट इज चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी, इट इज चार्ज storing ability, and capacitance is directly proportional to overlapping area and inversely proportional to distance between plates। थोड़ा इसके बारे में बता दें, हम ज़्यादा बातें करेंगे तो मार्क्स आएंगे मेरे ख्याल से। ओके, 3 मार्क्स। मार्किंग स्कीम में जो मार्क्स दिए हुए हैं वो पहला नंबर इसका दिया हुआ है, बाकी नंबर इसका बताने का दिया हुआ है, बाकी नंबर इनको एक्सप्लेन करने का दिया हुआ है कि क्यू क्या है, चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच प्लेट, और वी पोटेंशियल डिफरेंस है। 12 हमने तो ज़्यादा बता दिया, अब इनको एक्सप्लेन भी करेंगे, तो मैंने ऐसे लिख दिया ना, आप तो लिखेंगे स्टेटमेंट में। 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ईच हैविंग कैपेसिटेंस दिस मच, draw a circuit diagram, one in each case, to show how the capacitors will be connected together to have a combined capacitance of 9 microfarad। 9 निकालना है, 9 कैसे बनता है, 9 बनता है 6 + 3, प्लस करने के लिए पैरेलल, असल में ये क्या है ना 6 + 6/2, डिवाइड करने में सीरीज में, तो मतलब यूं कर लूँ मैं, 1 इन दोनों का मिलके कितना हो जाएगा 6 / 2, ये 3 हो जाएगा, और पैरेलल ये लगा लो तो 9 बन जाएगा। देखो ना 9 पूरा करना है, ठीक है। अच्छा भाई, अब क्या है जी, 4 पूरा करना है। 4 कैसे आ सकता है, 2 + 2 कैसे आ सकता है,
6 डिवाइड बाई 3 प्लस 6 डिवाइड बाई 3, डिवाइड करने के लिए सीरीज और ऐड करने के लिए पैरेलल, मतलब ये 1 2 3, ये 2 बन गया, 1 2 3, ये भी 2 बन गया, ये 4 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। और भी बहुत सारे तरीके होंगे, इस तरह भी कर सकते हैं। और इसके अलावा भी कर सकते हैं हम, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो ना, 4 आ जाएगा ना, 3 प्लस 3+1, और कोई सोचने दो मुझे, 4 कैसे बन सकता है। ओके, 4 बन सकता है 12 इंटू 6 ओवर 12 प्लस 6, 72 ओवर 18, 4, यस ऐसे ही बन सकता है। ओके, एक तो ये अप्रोच है ना, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। किसी और कलर से बनाता हूँ। देखो, अगर मैं ऐसे बना लूँ, ये बन गया 12, 6 और 6 12, और एक यूँ लगा लूँ। देखो, ये भी 6 है, ये भी 6 है, इन दोनों का कंबाइन कितना हो गया 12, और ये सीरीज में हो गया, तो प्रोडक्ट ओवर सम, तो ये बन जाएगा। तो हम ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। ये ज़्यादा अच्छी अप्रोच है, कम से कम कैपेसिटर्स। 3 पैरेलल कैपेसिटर, आपने यूज़ 3 करने हैं जनाब, ये सही है, और ये तो 6 यूज़ हो रहे हैं, ये सही नहीं है, ये सही है। ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये और ये सही है, ये नहीं कर सकते क्योंकि कह रहे हैं 3 यूज़ करें। तो आगे क्या कहते हैं, 2 capacitors of capacitance 3 microfarad and 2 microfarad are connected in series with a battery of electromotive force 8 volt. Calculate the combined capacitance of capacitor. Combined capacitance निकालना है, प्रोडक्ट ओवर सम लग जाएगा, सीरीज है ना, प्रोडक्ट ओवर सम 3 इंटू 2 ओवर 3 प्लस 2 6 ओवर 5 1.2 माइक्रोफेरेड combined capacitance. Use your answer to determine for the capacitors of capacitance 3 microfarad the charge on one plate. चार्ज ऑन वन प्लेट, इसकी प्लेट पे चार्ज निकालना है। चार्ज दोनों में सेम होगा, जितना बैटरी टोटल चार्ज देगी वही होगा। चार्ज सीरीज में सेम होता है, जितना बैटरी ट्रांसफर करती है उतना ही यहाँ स्टोर होता है, उतना ही यहाँ, तो टोटल चार्ज निकालना है। Q इज इक्वल टू सी वी, सी टोटल वी टोटल Q टोटल। सी कितना है 1.2, वी कितना है टोटल 8, 9.6 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पे 9.6 माइक्रोकूलम होगा, 9.6 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोर होगा। आगे क्या कहते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इसमें एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है, 3 वाले में एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है, इस पर एनर्जी स्टोर निकालनी है बेटा। हाँ जी, एनर्जी स्टोर निकालनी है। एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ क्यू वी हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर ओवर सी, तो क्यू स्क्वायर ओवर सी लग जाएगा। क्यू भी पता है आपको, सी भी पता है, हाफ क्यू स्क्वायर ओवर सी, तो हाफ क्यू कितना है 9.6 का स्क्वायर ओवर सी, सी कितना था 3, तो आपका आंसर माइक्रो जॉल्स में आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो बड़ा आंसर माइक्रो जॉल्स में आ जाएगा। हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, ये आ रहा है 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 6 जॉल्स, 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 6 जॉल्स। ठीक है, आसान था ये तो। क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। नेगेटिव फीडबैक is often used in amplifier. State what is meant by negative feedback. Negative feedback क्या होता है, connecting output और partial fraction of output to the inverting input, है ना, connecting output और fraction of output to the inverting input.
ये होता है। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, टू इफेक्ट्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन द गेन ऑफ एम्पलीफायर। नेगेटिव फीडबैक से क्या होता है, गेन के ऊपर क्या होता है, द गेन कैन बी, एक तो गेन डिक्रीज होता है और गेन कैन बी एडजस्टेड, सिग्नल स्टेबल हो जाता है। द टू इफेक्ट्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन द गेन ऑफ एम्पलीफायर, गेन पे दो इफेक्ट क्या बताने हैं, गेन कम हो जाएगा और क्या हो सकता है, बाकी गेन के बारे में क्या है, से ऑब्वियसली गेन कम हो जाएगा तो एम्पलीफायर सैचुरेट नहीं होगा, आपकी बैंडविड्थ बढ़ जाएगी और सिग्नल स्टेबल हो जाएगा, लेकिन वो तो ठीक है, वो तो स्टेबिलिटी से रिलेटेड। टू इफेक्ट्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन द गेन ऑफ एम्पलीफायर, गेन कम हो जाएगा, उससे क्या, गेन कैन बी एडजस्टेड, उससे क्या हो जाएगा, लार्जर बैंडविड्थ, ग्रेटर स्टेबिलिटी, फिर यही बता देंगे और क्या। क्वेश्चन अजीब सा है क्योंकि उससे गेन के बारे में पूछा, लेकिन हम नहीं आ रहे तो ज़्यादा ये बातें करेंगे, मार्किंग स्कीम में भी लिखा हुआ है। अच्छा, क्या कहते हैं, एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपको गिवन है, इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ सर्किट शोन, कैलकुलेट द गेन ऑफ एम्पलीफायर, गेन दे निकालना है आपने। ओके, गेन का फॉर्मूला क्या होता है, ये कौन सा एम्पलीफायर है, ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। ये कौन सा एम्पलीफायर है, नॉन इन्वर्टिंग। इसके गेन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस वी आउट ओवर R1, 1 प्लस RF, यार क्या हो गया, RF, 1 प्लस RF कितना है, 6400 ओवर 800, 1 प्लस 8 9 आ रहा है इसका गेन, द गेन इज 9। इस पर कोई डाउट, कोई मसला नहीं है इसमें, गेन 9 आ गया। अगला पार्ट, डिटर्मिन द आउटपुट, अगर V इन 6 है, अगर ये -2.1 है, ओके, आउटपुट निकालनी है। V आउट किसके इक्वल होता है, गेन इंटू इनपुट, गेन कितना है 9, इनपुट कितनी है 0.6, 5.4 आ रहा है, 5.4, पॉजिटिव 5.4। अच्छा, अब यहाँ पे जब ये होगी तो अगेन फार्मूला लग गया, वी आउट किसके इक्वल है, गेन इंटू इनपुट, गेन कितना है 9 मल्टीप्लाई बाय -2.1, तो 9 2 ज़ार 9 1 ज़ार 9, 18। अब आपको पता है एम्पलीफायर इज सैचुरेटेड, ये तो दे ही नहीं सकता, वो तो +9 दे सकता है या -9 दे सकता है, तो आंसर विल बी व्हाट, -9। ब्रैकेट में लिखेंगे एम्पलीफायर इज सैचुरेटेड, एम्पलीफायर इज सैचुरेटेड। अच्छा, अभी नेक्स्ट पार्ट, हाँ जी पढ़े जरा, मैं देखूँ टाइम कितना हो गया वीडियो। नेक्स्ट पार्ट, द गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज कांस्टेंट, स्टेट व्हाट चेंज दैट मे बी मेड टू द सर्किट सो दैट द एम्पलीफायर मॉनिटर टेम्परेचर विद द गेन डिक्रीजिंग टेम्परेचर। द गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज कांस्टेंट, अभी गेन कांस्टेंट है। स्टेट व्हाट चेंज दैट मे बी मेड टू द सर्किट सो दैट एम्पलीफायर सर्किट मॉनिटर टेम्परेचर विद द गेन डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर राइजेज। गेन डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर राइजेज, गेन किस पे डिपेंड करता है, गेन डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर राइजेज। अच्छा, टेम्परेचर का थर्मिस्टर से ताल्लुक है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो थर्मिस्टर्स रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। तो अगर मैं फीडबैक की जगह थर्मिस्टर लगा लूँ तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, ये कम होगा तो गेन भी कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम 24 ओम्स क्या 64 ओम्स वाले की जगह पे थर्मिस्टर लगा लें, क्या है इसकी जगह पे थर्मिस्टर लगा लें तो बन जाएगा, रिप्लेसिंग 64 ओम रेजिस्टर विद अ थर्मिस्टर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 प्लीज। हाँ जी, एक्सप्लेन हाउ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बी यूज्ड एज ए वेलोसिटी सिलेक्टर फॉर द चार्ज पार्टिकल। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं चार्ज पार्टिकल के लिए, तो याद है वो वेलोसिटी सिलेक्टर वाला, पहले कॉलीमेटर था, फाइन बीम ऑब्टेन करेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे,
मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होंगे, चलें इनटू द पेज। पॉजिटिव आइंस आ रहे हैं, आ रहा हूँ, पॉजिटिव आइंस सीधे आएंगे तो इन पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी इस साइड पे, मैग्नेटिक फोर्स इस साइड पे लगेगी। अच्छा मैं चाहता हूँ कि स्ट्रेट जाएं और इस से गुजरें, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगानी है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पॉजिटिव प्लेट, और यहाँ पे क्या कर दिया, नेगेटिव प्लेट। अब इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगी, एक पर्टिकुलर स्पीड पे इक्वल होंगे। यहाँ पे ये जो स्ट्रेट जाएंगे इन पे मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। जिनकी स्पीड ज़्यादा होगी, आपको पता है ना मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, QE, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, QVB, ठीक है। तो जो ज़्यादा स्पीड वाले पार्टिकल हैं उन पे मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगी, यहाँ पे मुड़ जाएंगे हाई स्पीड वाले पार्टिकल। जो लो स्पीड वाले पार्टिकल उनके मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक से कम होगी, वो इधर मुड़ जाएंगे, और स्ट्रेट वही जाएंगे जिनकी स्पीड V होगी। अब अगर आपने स्पीड चेंज करनी है, यू नो FM इज इक्वल टू FE, स्ट्रेट तो वही जा रहे हैं ना, QVB इज इक्वल टू QE, Q से कट गया तो V इज इक्वल टू E/B। तो हम अपनी मर्जी की स्पीड ले सकते हैं, ज़्यादा स्पीड चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर दें, मैग्नेटिक वीक कर दें, एंड वाइस वर्सा। तो इसको एक्सप्लेन करना है आपने, ठीक है। मार्किंग स्कीम में क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ देता हूँ आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड टू राइट एंड एंगल्स, पार्टिकल एंटर्स विद नॉर्मल, डायग्राम में निकालें, नो डेविएशन ऑफ द पार्टिकल विद द सिलेक्टेड वेलोसिटी। ये जो डायग्राम बनाइए इससे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा लिख देंगे तो बेहतर है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट पार्ट। जी बेटा, नेक्स्ट पार्ट क्या है? The particle having mass m and charge 1.6 into 10 power minus 19 coulombs pass through a velocity selector, then enter a region of uniform magnetic field of magnetic flux density 94 millitesla with a speed of this much as shown. Okay, the direction of the uniform magnetic field is into the page and normal to the direction which the particle are moving. The particles are moving in vacuum in a circular arc of diameter 15 centimeter. Show that the mass of particle is 20 U. Okay. मैथ निकालना है तो हमें पता है जब ये घूम रहे होते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या है, QVB, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, mv²/r। ये v स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो m निकालना है, m को सब्जेक्ट बना लें। m इज इक्वल टू QBR/V। वैल्यूज डाल दें, Q की वैल्यू कितनी है, M निकालना है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, B की वैल्यू कितनी है 94 इंटू 10 पावर मिली टेस्ला है ना, -3, और R रेडियस कितना है, ये 15 सेंटीमीटर है ना, तो रेडियस कितना होगा 7.5, और मीटर में चेंज करना है तो इंटू 10 पावर -2 मीटर में चेंज करने के लिए, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी, 3.4 इंटू 10 पावर 4। सॉल्व करेंगे तो आपके केजी में आंसर आएगा, ठीक है, केजी में आंसर आएगा। और आपको पता है कि 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, 1.66 इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम्स। तो जो आंसर आएगा इस पर डिवाइड कर देंगे तो यूनिफाइड एटॉमिक मास बन जाएगा। चेक करने दो मुझे। जी बेटा, जब सब कुछ डिवाइड कर रहे हैं, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, तो ये आंसर आ रहा है 20 U। इस जो आंसर आएगा ना यहाँ पे M, इसको इस पे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 20 टाइम U ऑलमोस्ट। अच्छा, उसके बाद क्या है नेक्स्ट, ऑन द फिगर 8.1 स्केच द पाथ ऑफ द यूनिफॉर्म ऑफ 22 U हैविंग सेम सब कुछ। 22 U का पाथ कैसा बनेगा, इसका 15 का बनाना, तो आपको पता है अभी हमने लिखा था ना, R इज इक्वल टू क्या होता है, MV/QB।
तो मैस और रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, मैस और रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसका रेडियस ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली वो यूँ जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा। यूँ, और ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप, क्या m1 ओवर r1 इज इक्वल टू m2 ओवर r2। m1 ओवर r1 मतलब 20 u था ना, इसका रेडियस कितना था 7.5, तो m2 कितना है 22 का रेडियस कितना होगा x, रेडियस निकाल लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डायमीटर, तो यहाँ पे लिख भी देंगे इतने डायमीटर पे। कितने नंबर का, 1 नंबर है 2 नंबर है, मार्क्स लिखने दो, 2 मार्क्स हैं। पाथ ही स्केच करने के लिए कहा हुआ है, इसकी वैल्यू तो निकालने के लिए कहा, मार्किंग स्कीम देखते हैं तो मुझे। सेमी सर्कल विद बस लार्जर रेडियस, यही बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज। व्हाट इज मेंट बाय मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज ऑफ अ कॉइल। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज क्या होती है, फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा, थीटा इज बिटवीन एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ कॉइल एंड बी। व्हाट इज मेंट बाय, पहले बताएं मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी ए, मैग्नेटिक फ्लक्स एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इज एन बी ए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके बता देंगे। पहले मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें, ठीक है, पहले बताएं फाई किसके इक्वल होता है, बी इंटू ए, ठीक है, उसके बाद बताएं कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल क्या हो जाएगा, एन बी ए। इसको एक्सप्लेन करना है, रिटन में बताना है आपने, 3 मार्क्स हैं तो ऐसे ही बताएंगे। आप साइन भी लिख सकते हैं, कॉस भी लिख सकते हैं। कॉस मैंने एक्सिस ऑफ कॉइल मतलब कॉइल के एक्सिस, अगर आप पेन के साथ एंगल लेना है तो साइन लिख देंगे, ये मैटर नहीं करता, साइन आए या कॉस आए दोनों चलेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, अ कॉइल हैज़ अ वायर 160 टर्न्स, 160 टर्न्स हैं इसके कॉइल के, एंड द डायमीटर 2.4, डायमीटर भी गिवन है। द कॉइल इज सिचुएटेड इन वैक्यूम ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 7.5, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज along द एक्सिस ऑफ कॉइल, एक्सिस के along है। द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज reduced to 0 at time this much, show that the average EMF induced is this much। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, बाद में 0 कर दी, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है EMF इंड्यूस होता है, और वो EMF इंड्यूस किसके इक्वल होता है, माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, माइनस फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स ओवर टाइम, हाँ जी, माइनस फाइनल फ्लक्स कितना है 0, इनिशियल फ्लक्स कितना था NBA ओवर टी, क्या हो जाएगा NBA ओवर टी। नंबर ऑफ टर्न्स हैं आपके पास 160, B है B, ये 75 टर्न्स भी हैं, और डायमीटर गिवन है। पहले एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया किसके इक्वल होता है, पाई डी स्क्वायर ओवर 4, पाई आर स्क्वायर भी होता है, या डायमीटर की फॉर्म में क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर ओवर 4। इसको यूज़ करके एरिया निकालेंगे, वैल्यूज डालेंगे तो आपके पास आ जाएगा, शो करना है EMF, ये शो हो जाएगा जनाब। ठीक है जनाब, उसके बाद क्या कहते हैं नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वेरी कर रहे हैं, और आपने EMF इंड्यूस का ग्राफ बनाना है। हम इसी के ऊपर बना लेते हैं EMF इंड्यूस का ग्राफ। ठीक है जनाब, वैल्यूज भी बतानी है, कितने मार्क्स हैं, 4 मार्क्स, वैल्यू बतानी है जनाब। मैं इसी पे बना रहा हूँ, ओके, या नीचे बनाएं, चलो नीचे बना देते हैं। ओके, यहाँ तक तो 0 है ना, देखो ग्रेडियंट 0 है, 1 तक ग्रेडियंट 0 है, तो ये 0 होगा। उसके बाद 2 और 3 के दरमियान से लेके 3 और 4 के दरमियान, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दरमियान से दरमियान तक,
1 2 3 4 5 यहाँ से लेके मेरा ये भी 0 है। उसके बाद 4 से अगला 4.1 4.25 यहाँ से आगे भी 0 है इधर तक। अच्छा, अब इस जगह पे EMF इंड्यूस हो रहा है, ये नेगेटिव यूनिफॉर्म है ना, तो EMF इंड्यूस आपको BA ग्राफ के वन है। EMF इंड्यूस क्या होगा? नेगेटिव ग्रेडियंट। आंसर पॉजिटिव आएगा आपका बस। क्या है? 5 है, 6 7 7.5 7.5 डिवाइडेड बाय नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना। टाइम कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक? 0.1 0.25 0.25 माइनस 0.1 0.15 5 पॉजिटिव 5 आंसर आ रहा है। 4 ये यूँ बनेगा, और यहाँ पे भी नीचे ही जा रहा है, लेकिन ये क्या है? 3.5 से ये है 0.415 माइनस 0.35 0.75 ही हुआ ये भी 0.75 है ना। ये है 0.75 और ये कितने हैं? 7.5 राइज ओवर रन 7.5 ओवर 0.75 10 आ रहा है 10 10 तो है ही नहीं यहाँ पे, 8 तक ही है। दोबारा गलत तो नहीं किया मैंने? ये वैल्यू कितनी बन रही है? 0.15 0.1 4.1 4.2 4.15 3.31 0.32 0.33 हाँ 0.315 माइनस 0.75 मैंने गलत किया है। 1 मिनट रुको। (0.415 minus 0.35 it gives 0.065 0.065। अच्छा, और ये कितना है जनाब? इसको एरिया से मल्टीप्लाई भी करना है। सॉरी यार, ऐसे नहीं निकलेगा ये। शो दैट द वेरिएशन विद टाइम t ऑफ द EMF इंड्यूस इन द कॉइल। ये तो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ, ये तो b है ना, हमें तो फ्लक्स टाइम ग्राफ चाहिए होता है। आई एम सॉरी, शेप ऐसी बनेगी जनाब, ये ऊंची होगी थोड़ी, शेप ऐसी बन जाएगी, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होगी ये निकालनी पड़ेगी। पहले आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है फ्लक्स के साथ भी, तो फिर ये वैल्यू आएगी। 5 नहीं आएगी, कुछ और आएगी। इसको मल्टीप्लाई करना है एरिया के साथ, एरिया के साथ। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अच्छा, दोबारा चेक करने दो, क्वेश्चन में क्या गिवन है, वही कॉइल है। द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द कॉइल इज नाउ वेरीड विद टाइम t। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का ग्राफ गिवन है, हमें फाई का ग्राफ चाहिए। फाई क्या होता है? इसको एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। ये ग्रेडियंट निकाल लें, बाद में इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर लें, तो शेप ऐसी बनेगी। पहले यूँ बनेगा, फिर यहाँ से यूँ बनेगा, फिर 0 पे रहेगा, फिर ऊपर तक जाएगा, फिर यूँ बनेगा। तो ये शेप तो ये बनेगी, इसकी वैल्यू चेक कर लेंगे आप। आपने स्लोप निकालनी है, पहले ये निकालना है, चेंज इन फ्लक्स। ये है ना 7.5 और टाइम कितना था? 0.15 इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर से निकलेगा। फिर वो EMF की वैल्यू आएगी, उसके इक्वल लाइन लगाएंगे यहाँ पे, उसके इक्वल लाइन लगाएंगे। एरिया हमने कैलकुलेट नहीं किया हुआ, चले मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। पहली वैल्यू जो आ रही है ना सब कुछ करने के बाद 3.6 आ रही है, दूसरी 7.2 आ रही है। पहली वैल्यू 3.6 आ रही है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना एरिया के साथ, तो इसकी वैल्यू आ रही है 3.6 आ रही है। ये 3.6 पे बनेगी, ये 3.6 नीचे है सॉरी, और ये 7.2 पे बनेगी, डबल बनेगी। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा बेटा, मेथड यही है। यहाँ पे स्लोप 0 है तो ये 0 होगा, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव वो यूनिफॉर्म है तो EMF इंड्यूस पॉजिटिव यूनिफॉर्म होगा,
यहाँ पे भी स्लोप नेगेटिव यूनिफॉर्म है तो पॉजिटिव यूनिफॉर्म होगा, ये लेस स्टीप है, ये मोर स्टीप है, यहाँ पे वैल्यू कम होगी, यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा होगी। ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू होती है स्लोप ऑफ फ्लक्स टाइम ग्राफ। ये तो बी है ना, इसको आपको एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो फ्लक्स आएगा, तो आपको इस वैल्यू को एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 प्लीज। डिस्क्राइब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पता है आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? व्हेन लाइट और क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर इंसिडेंट ऑन द कोल्ड मैटर सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अच्छा, डेटा फॉर वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम एंड जिंक शोन है आपको, लाइट की वेवलेंथ इतनी गिवन है। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय फोटोन। फोटोन क्या होता है बेटा? फोटोन is an energy packet of electromagnetic radiations. Calculate the energy of incident photon. Incident photon की wavelength given है, E is equal to hc over lambda, lambda भी given है, hc over lambda. h Planck constant है, इसकी वैल्यू पता है, c speed of light 3 into 10 power 8, Planck constant कितना होता है 6.63 into 10 power minus 34, lambda भी given है, इसको मीटर में लेंगे, सॉल्व करेंगे तो एनर्जी आ जाएगी। ईजी पार्ट है ये। इसकी एनर्जी आ रही है 4.7 into 10 power minus 19। स्टेट फोटो एमिशन होगी कि नहीं होगी? सोडियम के साथ होगी। इसकी एनर्जी आ रही है 4.7 इंटू 10 पावर माइनस 19 जॉल्स। सोडियम से ज़्यादा है, सोडियम में फोटो एमिशन होगी, इससे कम है, इससे एमिशन नहीं होगी। जब तक फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा नहीं होगी एनर्जी, तो 4.7 इससे ज़्यादा है, सोडियम से होगी, जिंक से नहीं होगी। तो ईजी सा क्वेश्चन था। डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सिटी स्कैनिंग कंप्यूटेड टोमोग्राफी। याद है ना आपको इसके क्या पॉइंट्स होते हैं? कि हम क्या कहते हैं, बॉडी के एक स्लाइस के प्लेन में रहते हुए एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर को घुमाते हैं, डिफरेंट एंगल्स पे इमेजेस लेते हैं, कंप्यूटर उन इमेजेस को स्टोर करता है, उनको प्रोसेस करता है और एक इमेज बना देता है, और ये डिफरेंट स्लाइसेस के लिए इमेज को रिपीट करते हैं और कंप्यूटर उनको कंपाइल करके एक 3D इमेज बना देते हैं जिसको घुमाया जा सकता है, घुमा घुमा के देखा जा सकता है। एक्सरे 1 स्लाइस का लेते हैं, डिफरेंट एंगल्स पे लेते हैं, एक स्लाइस का 2D इमेज बनता है, फिर डिफरेंट स्लाइसेस के इमेज मिलके 3D इमेज बन जाता है और कंप्यूटर उनको कंपाइल करता है, और हमें वो चाहिए होता है, स्पीड ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर चाहिए होता है। By reference to your answer, suggest why the CT scanning are not possible because we have to deal huge amount of data, large data should be dealt। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे इमेजेस इन्वॉल्व हैं, ये लिख देंगे आपका। द रेडिएशन डोज ऑफ CT स्कैन इज मच लार्जर देन एक्सरे इमेज ऑफ अ बोन, क्योंकि आपने बार बार अपने इमेज मल्टीपल इमेजेस लेने होते हैं ना, मैनी इमेजेस लेने होते हैं, इसलिए ज़्यादा होती है। ये तो आसान क्वेश्चन है यार बच्चों वाले। नेक्स्ट बेटा, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय रेडियोएक्टिव डीके। द रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, रेडियोएक्टिव डीके का पता है, रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है? अच्छा, मार्किंग से में लिखा है द रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस, अनस्टेबल न्यूक्लियस, रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस अनस्टेबल न्यूक्लियस कहना चाहिए। ओके, ठीक है जी। अच्छा, आगे लिखा हुआ है एन अनस्टेबल न्यूक्लियस P हैज अ डीके कांस्टेंट लैम्डा P। ओके, एन अनस्टेबल न्यूक्लियर P हैज अ डीके कांस्टेंट लैम्डा P एंड डिकेज इनटू फॉर्म D। ओके, द न्यूक्लियस D is unstable and decays with a decay constant lambda D to form stable S। The symbols P D S are not nucleate symbol। ठीक है जी, न्यूक्लियर P डीके होकर D बन रहा है, उसका डीके कांस्टेंट इतना है और ये S बन रहा है। इनिशियली अ रेडियोएक्टिव सैंपल कंटेन ओनली P, उसमें सिर्फ P थे। द वेरिएशन विद टाइम T ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियर ईच टू न्यूक्लियर शोन। S बढ़ता रहेगा, पहले D बढ़ेगा बाद में कम हो जाएगा। यूज हर एक का बताएं। ठीक है जी, किस किस का ग्राफ है? सबसे पहले कौन था? P था, ये P का ग्राफ है।
फाइनली बढ़ता कौन जाएगा? आखिरी वाला एस बढ़ेगा स्टेबल, और पहले बढ़ के बाद में कम होने लग जाएगा, वो डी होगा। एसपीडी बताने थे ना, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या कहते हैं नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या कहते हैं? यूज फिगर हो गया। द हाफ लाइफ इज 60 मिनट, कैलकुलेट द डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट क्या होता है? log 2 या 0.693 और हाफ लाइफ। वैल्यूज डालेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर सेकेंड, ये सेकेंड्स में लेना है आपने। 1.93 इंटू 10 पावर -4, 1.93 इंटू 10 पावर -4 सेकेंड पर सेकेंड। अच्छा, आगे क्या कहते हैं नेक्स्ट? द डीके चेन शोन लैम्डा पी इज अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम लैम्डा डी। ओके, the decay chain of different nuclei E is shown. The decay constant lambda f of nucleate F is very much larger than decay constant of lambda E. अच्छा, ये ज़्यादा है। The decay constant lambda f is very much larger, ये ज़्यादा है, decaying probability ज़्यादा है। The decay constant lambda f of F nuclei is much larger than the decay constant D. By reference to the half-life of F, what is the number of nuclei in the sample always small? Why is the number of nuclei F is always small? Okay. बेटा देखो, इसकी डिकेइंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो जल्दी जल्दी डिकेइंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, तो हाफ लाइफ कम होगी ना। इसका ये कम है तो इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो क्या होगा? बाय रेफरेंस टू द हाफ लाइफ ऑफ एफ, एक्सप्लेन व्हाई द नंबर ऑफ एफ इज ऑलवेज स्मॉल। क्योंकि उसकी डिके कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है, उसकी हाफ लाइफ बहुत कम है, तो जल्दी जल्दी डिके होता रहेगा, इसलिए उसका 10 नंबर होगा। जैसे ही पैदा होंगे वैसे ही हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये पेपर हो गया है, लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू।